हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टूट रही हूँ। डू रुओ को वास्तव में लगा कि वह अब खुद नहीं रहा। भीड़ है, अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें और अलग न हो। सचमुच वहां काफी लोग थे। कोई कह सकता है कि यह मानवता का समुद्र था। कैपिटल सिटी मुख्य स्टेशन है, ट्रेन से सभी लोग यहीं उतरते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी भीड़ अवश्य होती है। दोनों छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह दबाया गया कि वे चिल्ला भी नहीं सके। जब वे रेलवे स्टेशन के बाहर चले तभी भीड़ कम हुई। डू रुओ भी पहली बार कैपिटल सिटी का दौरा कर रहे थे। यू शियाओक्सियाओ और उनके परिवार का बारीकी से अनुसरण कर रहे थे। वाह, यह रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। बेशक यह राजधानी है। यह कैसे नहीं हो सकता। हम सभी अगले कुछ वर्षों तक राजधानी शहर में रहने वाले हैं। हाँ, वे बाहर निकलने की ओर चले, प्लेटफॉर्म की तलाश में, अभी भी खोज रहे थे कि कौन सी बस लेनी है। राजधानी बहुत बड़ी थी, बहुत सारे बस स्टेशन थे। सिस्टर यून, क्या यह वही है जिसे हम तसीन विश्वविद्यालय जाने के लिए लेते हैं? डू रुओ ने एक मंच देखते हुए पूछा। वही जगह है, चलो चलते हैं। जब उनकी बस आई तो वे जल्दी से बस में चढ़ गए। बस में सीटें नहीं बची थी। यू जियाओक्सियाओ ने एक हाथ से सहारा पकड़कर दूसरे हाथ से दोनों छोटे बच्चों को अपने सामने खींच लिया। झाओ तियानलेई सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए उनके पीछे पीछे चले। डू रुओ भी उनके साथ सवार हुए। कंडक्टर ने यह देखकर कि उनके साथ बच्चे भी थे, एक सज्जन को खड़े होकर अपनी सीट छोड़ने के लिए कहा। झाओ तियानलेई उनके करीब रहे और यह महसूस करते हुए कि कोई उनके सामान को छू रहा है, उन्होंने जेब कतरे को लात मार दी। मेरा सामान चुराने की हिम्मत करो। उनके इतना कहते ही जो लोग उनके किसी को लात मारने पर टिप्पणी करने वाले थे वे अचानक चुप हो गए। अन्य लोगों ने तुरंत अपना सामान चेक किया और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका भी कुछ चोरी हो गया है, तो उन्होंने कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने चोर के शरीर की भी तलाशी ली और ड्राइवर ने जेब कतरे को आसानी से रास्ते में पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। सिस्टर यू, जीजा झाओ काफी खूंखार है, डू रुओ ने बस से उतरते ही यू जियाओक्सियाओ से फुसफुसाया। हाँ, युन जियाओक्सियाओ ने डू रुओ को अपनी ओर देखते हुए देखा और उसकी थोड़ी व्यथित दृष्टि को महसूस किया। यदि आप इस सड़क का अनुसरण करते हैं, तो आप अपना स्कूल देखेंगे। युन जियाओक्सियाओ ने रास्ते में डू रुओ को निर्देश दिया। वे परिवेश से परिचित होने के लिए क्षेत्र का अवलोकन करते हुए अभी अभी आगे बढ़े थे। ठीक है। पंजीकरण के लिए देर होने के डर से डू रुओ ने यू शियाओक्सियाओ और उसके परिवार को अलविदा कहा और अपने स्कूल में दाखिला लेने चला गया। आखिरकार उनके स्कूल एक दूसरे के बगल में थे, इसलिए भविष्य में एक साथ खेलने का मौका मिलेगा। चलो पहले गेस्ट हाउस चलें, कुछ सामान नीचे रखें, फिर नामांकन के लिए चलें। उन्हें अभी भी बच्चों के स्कूलों के बारे में पूछना था। करने के लिए चीजों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, राहगीरों से पूछने पर उन्हें पास में ही एक गेस्ट हाउस मिला। यह कहना होगा कि गेस्ट हाउस काफी बड़ा और बहुत साफ सुथरा था। उन्होंने एक कमरा बुक किया और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों द्वारा कुछ देर तक उनकी देखभाल करने के बाद झाओ तियानलेई को उन्हें कमरा बुक करने की अनुमति देने से पहले एक विवाह प्रमाण पत्र दिखाना पड़ा। युन शियाओक्सियाओ सबसे पहले स्नान करने वाली थी, वह बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, खुद की गंध से निराश थी। एक बार स्नान करने के बाद वह फ्रंट डेस्क पर आई और पूछा, बड़ी बहन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या तसीन विश्वविद्यालय के पास कोई प्राथमिक विद्यालय या किंडरगार्टन है? प्राथमिक स्कूल, बालवाड़ी। वह अधेड़ उम्र की महिला, जो युन जियाओक्सियाओ से बड़ी लग रही थी, जब उसने उसे बड़ी बहन कहा तो वह तुरंत मुस्कुराई और जवाब दिया, क्या आप तसीन विश्वविद्यालय की छात्रा हैं? युन जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, हाँ। कैपिटल सिटी में एक विश्वविद्यालय की छात्रा होने के दौरान महिला ने यू शियाओक्सियाओ के दो बच्चों के बारे में सोचा। आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है ना? एक बार जब आप पंजीकृत हो जाएं और आपके पास अपना तसीन विश्वविद्यालय छात्र आईडी हो, तो उसे अपने बच्चों के दस्तावेजों के साथ ले और नामांकन परीक्षा में जाएं। यदि वे उत्तीर्ण होते हैं, तो वे तसीन विश्वविद्यालय संबद्ध प्राथमिक विद्यालय में भाग लेने में सक्षम होंगे। जहां तक छोटे बच्चे का सवाल है, यह और भी आसान है, उसने कहा। बस छात्र आईडी लाएं। आपको उसका नामांकन कराने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वह किस प्रकार का प्रमाण है? क्या यह निवास प्रमाण पत्र है? यदि हाँ, तो यह मेरे पास है, यदि नहीं, तो मुझे इसके मेल द्वारा भेजे जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद, बहन, यू जियाओक्सियाओ ने दूसरी महिला को 2 युआन का नोट देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। निस्संदेह, उसने यह काम बहुत ही सावधानी से किया।
महिला और भी अधिक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई और यू जियाओक्सियाओ के साथ कई बातें साझा की, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अपने आगमन पर कुछ आवश्यकताएं नहीं खरीदी थी। यहाँ तक जब यून जियाओक्सियाओ ने आवास के बारे में पूछा तो महिला इस पर चर्चा करने में प्रसन्न थी। जब तक झाओ तियानलेई और उनके दो अन्य लोग नहा चुके थे और अपने कपड़े धो चुके थे, तब तक यून जियाओक्सियाओ को वह सारी खबरें मिल गई थी जिनकी उसे जरूरत थी। 4 लोगों का परिवार भोजन करने गया और फिर युन शियाओक्सियाओ 2 बच्चों को नामांकन के लिए ले गया, जबकि झाओ तियानलेई घर की तलाश में गया। दरअसल झाओ तियानलेई जानबूझकर ऐसा कर रहा था, अपनी पत्नी को नामांकन संभालने दे रहा था ताकि दूसरों को संकेत दे सके कि उसकी पत्नी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, जिससे वह किसी भी तरह की अनुचित प्रगति से बच सके। यह कहा जाना चाहिए, तसिंग विश्वविद्यालय में पहले से ही महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष थे। कंप्यूटर विज्ञान विषय में तो महिलाएं और भी कम थीं। जब वरिष्ठों ने यू जियाओक्सियाओ को 2 बच्चों के साथ नामांकन के लिए आते देखा तो वे सभी निराशा में डूब गए। नामांकन त्वरित था और उन्हें सब्सिडी और छात्र आईडी भी प्राप्त हुई। नामांकन के बाद यून शियाओक्सियाओ ने 2 बच्चों के साथ गेट पर एक सुरक्षा गार्ड से तसिंग यूनिवर्सिटी संबद्ध प्राइमरी स्कूल के सटीक स्थान के बारे में पूछा। प्राथमिक विद्यालय में पहुंचने पर, जिसका सत्र पहले ही शुरू हो चुका था, उन्हें प्रिंसिपल का कार्यालय मिला। कॉमरेड, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वे उसके कार्यालय में कैसे पहुंचे? नमस्कार प्रिंसिपल, मैं यून जियाओक्सियाओ हूं, इस साल तसिंग विश्वविद्यालय में एक नया छात्र। ये मेरे बेटे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा इस स्कूल में पढ़े। तसिंग विश्वविद्यालय में एक नया छात्र। तसिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का मतलब है कि उसके अंक असाधारण है। आजकल स्कूल अभी भी शिक्षाविदों को प्राथमिकता देता है। प्रिंसिपल ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ दाखिला लेने के लिए उसे एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। मुझे इसकी जानकारी है। प्रिंसिपल उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी शिक्षक के कार्यालय में ले गए। शिक्षक पेंग, कृपया प्रथम श्रेणी की प्रवेश परीक्षा के 2 पेपर लाएं। प्रवेश परीक्षा के पेपर किसके लिए? इन दोनों के लिए। बड़ा वाला पहली कक्षा के लिए उपयुक्त है, लेकिन क्या छोटा वाला थोड़ा छोटा नहीं है? एक भाषा अध्ययन में, एक गणित में। एक बार जब पेपर आउट हो गए तो यून जियाओक्सियाओ ने दा बाओ को शुरुआत दी। प्रिंसिपल ने जियो बाओ की ओर देखा, जो इधर उधर नहीं देख रहा था, बल्कि अपने भाई को परीक्षा में काम करते हुए देख रहा था। प्रिंसिपल ने भी विशेष रूप से उनकी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करते हुए दा बाओ पर नजर डाली और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। इस बच्चे ने अभी तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसकी लिखावट इतनी प्रभावशाली थी। इसके अलावा शिक्षक पेंग जो पेपर लाया था, वह पहली कक्षा की अंतिम परीक्षाओं के लिए था। दा बाओ ने काफी तेजी से लिखा। भाषा अध्ययन के पेपर में, जिसमें अधिक लिखने की आवश्यकता थी, उसे लगभग 20 मिनट लगे। जैसे ही दा बाओ ने गणित की परीक्षा पर काम किया, शिक्षक पेंग ने समीक्षा के लिए भाषा अध्ययन की परीक्षा को चुना। प्रिंसिपल, मुझे यह छात्र चाहिए, शिक्षक पेंग ने घोषणा की। सिर्फ अपनी लिखावट से, वह पिछले साल के उत्तरार्ध से हमारे सभी पहली कक्षा के छात्रों और यहां तक दूसरी कक्षा के छात्रों से भी बेहतर प्रदर्शन कर सका। करीब से देखने पर उसके सभी पूर्ण उत्तर सही थे और केवल कुछ ही थे जो उसने नहीं लिखे थे, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी तक सामग्री नहीं सीखी थी। उसने तुरंत एक लाल पेन उठाया और समीक्षा करना शुरू कर दिया और अंत में ग्रेड देना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल, शिक्षक पेंग ने प्रिंसिपल को टेस्ट पेपर सौंपा और उनसे इसे देखने का आग्रह किया। ऐसे अंकों के साथ वह एक ग्रेड छोड़ सकता है और सीधे दूसरी कक्षा में जा सकता है। फिर भी प्रिंसिपल हमेशा की तरह शांत बने रहे। गणित की परीक्षा समाप्त करने में दा बाओ को केवल 10 मिनट से अधिक का समय लगा। इस बार शिक्षक पेंग ने इसकी और भी तेजी से समीक्षा की और पूर्ण शतक का पुरस्कार दिया। फिर टेस्ट पेपर चाय पीते हुए प्रिंसिपल को दिया गया। प्रिंसिपल अब भी पहले की तरह शांत थे। उनकी मां को तसिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया था और बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने में कोई समस्या नहीं होगी। पहले तो वह थोड़ा नाराज हुआ, यह सोचकर कि यह महिला कॉमरेड अपने बच्चे के साथ उसके कार्यालय में कैसे घुस सकती है। अब फिर से देख रहा हूं, यह कितना अच्छा अंकुर था। क्या यह महज एक भाग्यशाली अवसर नहीं था? प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण मानी जाती है, उन्होंने कहा। प्रिंसिपल, उसे मेरी कक्षा में नियुक्त करें, उसे मुझे सौंपें, शिक्षक पेंग ने विनती की। प्रिंसिपल ने शिक्षक पेंग की ओर देखा। ठीक है, आपकी कक्षा में नियुक्त किया गया है। दा बाओ ने उनकी ओर देखा। क्या वह पास हो गया? क्या वह स्कूल जा सकता था? शिक्षक पेंग ने एक भाषा की परीक्षा ली और उसे देना शुरू कर दिया। दा बाओ को बुलाकर पूछा कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया।
उन्होंने उत्तर दिया, मैंने अभी तक पिनेइन नहीं सीखा है। इस प्रतिक्रिया ने खड़े प्रिंसिपल को लगभग लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उसे नहीं पता था कि कौन सा पिनेइन सही है। इस जवाब से टीचर पेन का मुंह हिल गया। लेकिन आप कई पात्रों को पहचानते हैं? उसने पूछा। मैंने उन्हें शब्दकोश में देखा, उन्होंने जवाब दिया। वह जानता था कि शब्दकोश का उपयोग कैसे किया जाता है। मैं तुम्हें देखने के लिए कक्षा में ले जाऊंगा। तुम्हें कल कक्षा में आना होगा, स्कूल कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, शिक्षक पेंग ने कहा। ठीक है, शिक्षक, वह सहमत हुआ। युन जियाओक्सियाओ अभी भी दा बाओ के साथ सिर हिला रहा था। प्रिंसिपल उन्हें विदा करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने और फीस भरने के लिए ले गए। क्या यह घरेलू पंजीकरण प्रमाण पत्र ठीक है? उसने पूछा। प्रिंसिपल ने देखा कि वह पूरी तरह तैयार थी। हाँ, ट्यूशन महंगा नहीं था और उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी मिलती थी। युन जियाओक्सियाओ फिर उन्हें पास के किंडरगार्टन में ले गया, जिसे किंडरगार्टन भी कहा जाता है। पंजीकरण तेज था, लेकिन ट्यूशन दा बाओ की तुलना में अधिक महंगा था और इसमें भोजन भी शामिल था। उन तीनों का पंजीकरण करने के बाद युन शियाओक्सियाओ उन्हें वापस गेस्ट हाउस ले गया। झाओ तियानले अभी तक वापस नहीं आई थी और युन शियाओक्सियाओ ने जानबूझकर उन्हें बाहर न जाने के लिए कहा था जब वह उनके लिए बैकपैक खरीदने गई थी। माँ, कपड़े के टिकट के बिना हम केवल छोटे बाजार में ही अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जब तक पिताजी या मैं न बुलाएं, आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है? ठीक है। युन जियाओक्सियाओ अपना हैंडबैग लेकर चली गई। उसने न केवल उनके लिए सर्व द पीपल दोहरे कंधे वाला लेफ एंड कैनवास बैकपैक खरीदा, जिसमें प्रत्येक भाई के लिए 5 पॉइंट सितारे थे। उसने पेंसिल, नोटबुक, प्रत्येक के लिए एक पेंसिल बॉक्स, पेंसिल शार्पनर, पीने के पानी के लिए एक छोटा तामचीनी कप और चॉपस्टिक और एक चम्मच के साथ एक लंच बॉक्स भी खरीदा। वह पक्षपाती नहीं थी, दोनों भाइयों को समान मिला। जब वह इन वस्तुओं को गेस्ट हाउस में वापस लाई, तो 2 छोटे बच्चे विशेष रूप से उत्साहित थे। माँ, यह बैकपैक वास्तव में अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा। यह आपका पीने के पानी का इनेमल कप है और मैं इसे यहाँ बांधने के लिए एक रस्सी ढूंढ दूंगी, उसने कहा। ठीक है। पेंसिल बॉक्स भी अच्छे लग रहे थे। जब झाओ तियानलेई वापस लौटा, तो उसने उन तीनों को अपने नए बैकपैक्स और स्टेशनरी की प्रशंसा करते देखा। क्या आपने पंजीकरण कराया? उसने पूछा। यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, हम तीनों ने पंजीकरण करा लिया है, केवल आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। सभी ने पंजीकरण करा लिया है। दोनों छोटे बच्चे भी पंजीकृत हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय के बारे में मेरा अनुमान सही है, तो इसके लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता होती है। दा बाओ गुजर गया और जियो बाओ के लिए यह और भी आसान है। नामांकन के लिए सिर्फ शुल्क जमा करना ही काफी है। उनके स्कूल में एक भोजन शामिल है। जहां तक बाओ का सवाल है, वह जाहिर तौर पर कैफेटेरिया में खाना खाएंगे। मैंने प्रिंसिपल से भी पूछा है। हालांकि दा बाओ स्थानीय नहीं है और उनके पास खाद्य सब्सिडी नहीं है, कैफेटेरिया भोजन अब थोड़ा अधिक खुला है, इसलिए वह बिना खाद्य टिकट के वहां भोजन खरीद सकते हैं, हालांकि यह थोड़ा अधिक महंगा होगा, उसने समझाया। इसके बाद झाओ तियानलेई ने पूरी दोपहर दौड़ने के अपने परिणाम साझा किए। मैंने कई स्थानों का दौरा किया और अंततः एक कोर्टयार्ड हाउस पर बस गया, जिसे एक पुराने प्रोफेसर से वापस ले लिया गया था। लेकिन उनके वंशज के नियोक्ता ने आवास वितरित कर दिया था। यह घर उनकी पसंद के लिए बहुत पुराना था और अपने बेटे की पत्नी से शादी के लिए इसे बेचने का फैसला किया। बहुत खराब। यह थोड़ा पुराना है। इसे वापस लेने से पहले इसे किराए पर दिया गया होगा, कई परिवारों ने मिलकर इसे किराए पर दिया होगा। हालांकि घर को आसानी से साफ किया जा सकता है और यह बुरा नहीं है। यह आपके स्कूल के बहुत करीब है, उन्होंने समझाया। झाओ तियानलेई ने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं की और बच्चों की देखभाल के लिए अपने स्कूल के पास एक घर क्यों नहीं खरीदा? उनकी पत्नी इस इलाके में एक घर खरीदना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन इस घर को खरीदने के बाद उसके पास बहुत कुछ नहीं बचेगा। मैं कम कीमत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहा हूं, मैं कल लेन देन करूंगा। ऐसी आशंका थी कि कोर्टयार्ड हाउस ध्वस्त होने से पहले कई वर्षों तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। हालांकि विध्वंस क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होगा, कुछ आंगन घरों को ध्वस्त किया जाएगा और अन्य को नहीं। चाहे उन्हें ध्वस्त किया गया हो या नहीं, जहां तक सवाल है, जितनी जल्दी उन्होंने एक कोर्टयार्ड हाउस खरीदा, उतनी ही जल्दी वे इसका आनंद ले सकते थे। ठीक है, आप इसकी व्यवस्था करें, कल भी मुझे दा बाओ और जियो बाओ को स्कूल ले जाना है, और हम गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते। दरअसल वे गेस्ट हाउस में हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे। घर थोड़ा जीर्ण शीर्ण था, लेकिन आज उसे एक कूड़ा कचरा स्टेशन मिल गया जहां वह कुछ सेकंड हैंड फर्नीचर बचा सकता था।
निस्संदेह वह चाहता था कि उसकी पत्नी के पास सभी नई चीजें हों। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। ठीक है। परिवार ने बस पास में ही रात का खाना खाया और फिर गेस्ट हाउस लौट आया। यून जियाओक्सियाओ सोने ही वाली थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। क्या आपने पिताजी को टेलीग्राम भेजा था? मैंने किया, सो जाओ। अगली सुबह माँ और दो बच्चे उठे और झाओ तियानलेई पहले ही नाश्ता लेकर आ गया था। पैसे को एक बैकपैक में रखकर झाओ तियानलेई उसे ले गया। अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद दंपति घर का निरीक्षण करने गए। कोर्टयार्ड हाउस के बाहर पहुंचने और दरवाजे और दीवारों को देखने पर यून शियाओक्सियाओ ने इसका तिरस्कार नहीं किया। कॉमरेड झाओ, आप यहाँ हैं। लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति और उसके साथ लगभग 50 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। यह मेरी पत्नी का है, मेरे घर पर उसका शासन है, झाओ तियानलेई ने मुस्कुराते हुए कहा। यून जियाओक्सियाओ को कीमत पर बातचीत करने के पीछे का तर्क पता था। मुझे डर है कि यह दरवाजा हल्की सी लात से टूट जाएगा, है ना? हालांकि यह कथन थोड़ा अतिरंजित था, दरवाजा वास्तव में बहुत पुराना लग रहा था। दरवाजा खुलते ही उनकी नजर गंदे और अस्त व्यस्त आंगन पर पड़ी। क्या आप निश्चित हैं कि यह कबाड़खाना नहीं है? जैसे ही उसने यह कहा, सामने बैठे दोनों व्यक्तियों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। झाओ तियानलेई ने यू शियाओक्सियाओ को कोमलता से भरी आंखों से देखा। इस घर को खरीदने पर न तो रेनोवेशन और न ही साज सज्जा सस्ती होगी। सचमुच यही मामला था। यू जियाओक्सियाओ काफी तिरस्कारपूर्ण था। झाओ तियानलेई ने कम कीमत के लिए दबाव डालते हुए उसे मना लिया। इस कोर्टयार्ड हाउस के लिए मूल मांग मूल्य को घटाकर 8,800 कर दिया गया, जबकि यह मूल रूप से 10,000 से अधिक था। अब तक 79 में एक अच्छा कोर्टयार्ड हाउस हजारों में बिक सकता था। आवास प्रबंधन कार्यालय में झाओ तियानलेई ने सीधे यू शियाओक्सियाओ का नाम लिखा। वह इतना तेज था कि यू जियाओक्सियाओ उसे रोक भी नहीं सकती थी, इससे पहले कि उसका नाम दूसरी पार्टी द्वारा लिखा जाता। तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? चाहे आपका नाम हो या मेरा, यह एक ही है। संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद दंपति कोर्टयार्ड हाउस लौट आए। पत्नी, क्या मैं थोड़ी सफाई कर लूं? एक साथ। जितनी जल्दी वे सफाई करेंगे, उतनी ही जल्दी वे अंदर जा सकेंगे। मैं यह करूंगा, मैं तेज हूं। झाओ तियानलेई काम में तेज थे। तो फिर मैं कुछ झाड़ू खरीदने जाऊंगा। झाओ तियानलेई ने नीचे की बनियान दिखाने के लिए अपनी सफेद शर्ट उतार दी और अवांछित वस्तुओं को एक साथ जमा करते हुए सफाई शुरू करने के लिए नीचे झुके। यह घर उसे हाल ही में मिला सबसे सस्ता कोर्टयार्ड हाउस साबित हुआ। अन्य घर या तो हजारों की संख्या में थे या तसिंग विश्वविद्यालय से थोड़ा दूर थे। यून जियाओक्सियाओ, जो अभी बाहर गया था, एक सेकंड हैंड साइकिल और झाड़ू लेकर वापस आया। पत्नी, यह क्या है? उसकी पत्नी बाहर जाने के बाद साइकिल लेकर कैसे वापस आती? मैंने इसे आपके लिए खरीदा है, सेकंड हैंड, किसी टिकट की जरूरत नहीं। 100 यह लगभग नया था और फिर भी इतना सस्ता। कहा जा सकता है कि उन्होंने अच्छी डील हासिल की है। इस तरह जब आप वापस आएंगे तो यह थोड़ा अधिक सुविधाजनक होगा। सचमुच ऐसा लगा कि साइकिल रखना अधिक सुविधाजनक होगा। शुरुआत में झाओ फैमिली विलेज टीम में वह भी एक साइकिल लेना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे बताया जाए कि साइकिल कहां से आई। इसके अलावा टीम के पास पहले से ही एक साइकिल थी। ठीक है। झाओ तियानलेई को पहले ही पता चल गया था कि उनका विश्वविद्यालय भी इसी क्षेत्र में है और उन्हें नहीं पता था कि अगर वे वहां साइकिल चलाएंगे तो कितना समय लगेगा। जब उसकी कक्षाएं नहीं होती तो वह घर आ जाता था। यून शियाओक्सियाओ भी साफ सफाई में शामिल हो गया, लेकिन कोर्टयार्ड हाउस कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दी से साफ किया जा सके। पत्नी, बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। दरवाजे और खिड़कियां, साथ ही घर में कुछ पुरानी वायरिंग और पानी की आपूर्ति, चाहे वो जुड़ी हो, साधारण नवीनीकरण में कम से कम कुछ 100 तक की लागत आएगी। लेकिन ये वो खर्चे थे जो करने ही थे। झाओ तियानलेई ने उस कमरे को साफ कर दिया था जिसमें वे आज रात सोने वाले थे और आंगन में पुराने कुएं को पूरी तरह से साफ करने की जरूरत थी। कौन जानता था कि पिछले रहने वाले ने क्या किया था। उस कमरे की सफाई करने के बाद झाओ तियानलेई साइकिल से छात्रावास तक गए और वहां छोड़े गए सामान को वापस ले आए और चेकआउट भी किया। मैं कुछ बिस्तर खरीदने जा रहा हूं। सावधान रहें। रजाई, बेसिन, दैनिक आवश्यकताएं, चादरें, तकिए। यादृच्छिक तकिए न खरीदने का साहस करते हुए वह केवल सूती तकिए ही खरीद सका। पत्नी, तुमने इतना कुछ क्यों खरीदा? हमारे घर में बहुत कुछ याद आ रहा है। इसमें सचमुच काफी कमी थी। आप आगे बढ़ें और आज दोपहर को पंजीकरण कराएं, हम दोनों को कल कक्षाएं शुरू करनी है। झाओ तियानलेई को यह भी याद आया कि उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है।
दोपहर का खाना खाने के बाद यू शियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई को पंजीकरण के लिए भेजा। फिर वह घर को आवश्यक वस्तुओं से भरने लगी। पहली वस्तु बिस्तर थी, जिस पर एक ठंडी चटाई बिछाई गई थी, उसके बाद एक डेस्क थी। उन्होंने अपने कमरे में एक मेज, एक अलमारी, कुछ लकड़ी के हैंगर, कुछ स्टूल, हॉल में एक मेज, बैठने के लिए एक लंबी बेंच, ऊंचे बैकरेस्ट के साथ एक ठोस लकड़ी का सोफा और एक छोटी चाय की मेज जोड़ी। रसोई में उसने कटोरे, बर्तन, एक कैबिनेट, एक कटिंग बोर्ड और चाकू, और यहाँ तक एक स्टोव, लोहे का बर्तन, चावल, आटा, कुछ मसाले, मांस का एक टुकड़ा, घर से लाई गई सभी सूखी सब्जियों को रसोई में डाल दिया। उन्होंने अपने दूसरे भाई और पिता और माँ यून को कुछ वितरित किया था, जबकि दो बड़े भाई बहनों को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। झाओ तियानलेई ने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक लाल लिफाफा दिया, जो सबसे अच्छा संकेत था। आखिरकार जब वे पहली बार दा बाओ और जियो बाओ से मिले, तो उन्होंने उन्हें लाल लिफाफे नहीं दिए थे। झाओ तियानलेई, जो पंजीकरण कराने गए थे, को स्कूल में थोड़ी देरी हुई। वह आने वाले अंतिम छात्रों में से एक थे और विश्वविद्यालय में पहली बार आने के कारण उन्होंने पंजीकरण कार्यालय ढूंढने में काफी समय बिताया और अपनी छात्र आईडी और इस महीने का वजीफा भी प्राप्त करने में कामयाब रहे। अपनी वापसी पर उन्होंने छात्र आईडी को अपने कमरे में रखने का इरादा किया, लेकिन पाया कि कमरे में नाटकीय परिवर्तन आया था। पत्नी, क्या हो रहा है? यह सब फर्नीचर। युन जियाओक्सियाओ ने उस पर एक नजर डाली और फिर दूसरी ओर देखा। मैंने इसे खरीदा। क्या तुमने सोचा कि यह आसमान से गिर गया? आपने घर छोड़ दिया और मैंने भी छोड़ दिया। पहले जब मैं खरीदारी करने गया था, तो मैंने एक फर्नीचर फैक्ट्री देखी, इसलिए मैंने वहां से कुछ तैयार फर्नीचर खरीदा। मैंने थोड़ा मोलभाव किया और क्योंकि मैंने बहुत कुछ खरीदा, उसने मुझे छूट दी। इससे कमरा निश्चित रूप से काफी बेहतर दिखने लगा और पहले जैसा खाली नहीं रहा। मैंने अपने बेटों के लिए एक बिस्तर, एक छोटी अलमारी, एक डेस्क और दो स्टूल भी खरीदे। इस गर्म मौसम में यह अपरिहार्य था कि एक ही बिस्तर पर लेटे हुए 4 लोगों के परिवार को थोड़ी गर्मी महसूस होगी। मेरे पास पंखे का टिकट नहीं है, मैंने पंखा नहीं खरीदा। झाओ तियानलेई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी पहले ही इतना कुछ कर चुकी होगी। उसे डर था कि शायद उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। यदि वे फर्नीचर बनाने के लिए स्वयं सामग्री जुटाते तो यह बहुत सस्ता होता, लेकिन इसे सीधे खरीदने पर कौन जानता है कि यह कितना अधिक महंगा होगा। थोड़ा इंतजार करो, मैं जाकर देखता हूँ, कुछ जलाऊ लकड़ी भी खरीद लूंगा। वे बाहर खाना भी नहीं खा सकते थे। अभी के लिए उन्हें अपनी बचत में डुबकी लगानी होगी। अपना घर बेचने के बाद उनके हाथ में ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, यू जियाओक्सियाओ ने सफाई जारी रखी, सारा फर्नीचर साफ किया और गंध दूर करने के लिए खिड़कियां खोली। उसे फॉर्मेल्डिहाइड, बिना गंध वाले प्रकार के लिए कुछ स्प्रे करना चाहिए। जब झाओ तियानलेई फिर से वापस आया, तो वह एक पंखा वापस लाया और जलाऊ लकड़ी का एक बैग ले गया। मैं कोयला लेने जा रहा हूँ। मधुकोश कोयला, सभी घर का बना। उसने कोई रेडीमेड नहीं देखा था, उसे बाद में जाकर देखना होगा। जब तक वह दोबारा वापस आया, युन जियाओक्सियाओ ने थोड़ा सा पानी पीकर खुद को तरोताजा और साफ सुथरा कर लिया था। मैं जियो बाओ और दा बाओ को लेने जा रही हूँ, मैं बाइक पर बाहर जा रही हूँ, उसने कहा। बाइक कुछ हद तक बड़ी थी, लेकिन इस युग की अन्य बाइक की तुलना में इसे चलाना आसान था। किंडरगार्टन में कई बच्चों को उनके माता पिता पहले ही उठा चुके थे। माँ, जियो बाओ अपनी पीठ पर स्कूल बैग लेकर युन जियाओक्सियाओ की ओर दौड़ा। जियो बाओ की माँ, आपने उसका स्कूल बैग कहाँ से खरीदा? कई बच्चों की माँओं ने इसके बारे में पूछा। माता पिता में से एक ने पूछताछ की। यह उसके चाचा की ओर से एक उपहार था। मुझे यकीन नहीं है कि उसे यह कहाँ से मिला। बच्चे के चाचा। ठीक है, फिर प्राथमिक विद्यालय की ओर बढ़ते समय उसने जियो बाओ को बाइक की पिछली सीट पर बैठाया और उसे कसकर पकड़ लिया। स्कूल में आपका दिन कैसा था? वहाँ एक स्लाइड है, सचमुच मजेदार, और शिक्षक ने हमारे साथ खेल खेला। दोपहर के भोजन में आपने क्या खाया? एक रोटी, एक अंडा और कुछ सब्जियां। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त था? किंडरगार्टन में बंस, वे इतने बड़े नहीं हो सकते, क्या वे हो सकते हैं? क्या उसके पास पर्याप्त था? मेरा पेट भर गया था, सूप भी था। यू जियाओक्सियाओ इस युग में किंडरगार्टन में भोजन की गुणवत्ता के बारे में निश्चित नहीं थे। लेकिन वह जानती थी कि जब वह किंडरगार्टन में जाती थी, तो भोजन काफी अच्छा होता था। क्या तुमने कोई दोस्त बनाया? माँ, क्या मेरी बात समझना मुश्किल है? क्या? युन जियाक्सियाओ को तुरंत एहसास हुआ कि क्या निहित था। क्या उन्हें लगा कि जियो बाओ के पास कोई उच्चारण है? क्या उसके साथ भेदभाव किया जा रहा था? वे समझ सकते हैं।
आप उन्हें बता सकते हैं कि आप गिन सकते हैं और यहाँ तक कि जोड़ और घटाव भी कर सकते हैं। जियो बाओ की आंखें तुरंत चमक उठी। ठीक है, मैं उन्हें कल बताऊंगा। कौन कहता है कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ? क्या ऐसा किसने कहा था? लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे कोरी स्लेट की तरह होते हैं, जिन पर वयस्क लिखते और पढ़ाते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनके माता पिता भी विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। वह जियो बाओ को हीन महसूस नहीं होने दे सकती थी। स्कूल में उसका बहिष्कार किया जा रहा था। उसे सुबह अपनी टीचर से भी बात करनी थी। जिन टीचर और प्रिंसिपल ने उनका स्वागत किया, वे काफी सभ्य लोग लग रहे थे। ठीक है, दा बाओ जियो बाओ से भी बेहतर समायोजन कर रहा था। हालांकि वह कक्षाओं में देर से शामिल हुआ, लेकिन उसके कपड़े और स्कूल बैग ने उसे किसी विशेष व्यक्ति के रूप में खड़ा कर दिया, और वह कैंडी लेकर आया, जिससे उसने तुरंत अपने सहपाठियों का दिल जीत लिया। कुछ ने उसके स्कूल बैग के बारे में पूछा। कुछ ने उसके पेंसिल केस के बारे में पूछा। कुछ ने तो उनकी पानी की बोतल के बारे में भी पूछा। यहाँ तक उनका लंच बॉक्स भी उनसे अलग लग रहा था। स्कूल में देर से आने के कारण वह अन्य छात्रों से दूर नहीं हुआ। होमरूम शिक्षक दा बाओ को कक्षा में ले गए। वह कक्षा में सबसे छोटा भी था। इस ग्रेड में भाग लेने के लिए उसकी उम्र लगभग 7 साल होनी चाहिए थी। लेकिन दा बाओ के पास अभी भी कुछ महीने कम थे। सभी बच्चे पड़ोस से थे, कुछ वयस्क उन्हें लेने आए थे, लेकिन ज्यादातर बच्चे समूहों में एक साथ घर चले गए। दा बाओ अपनी माँ को खोजने के लिए गेस्ट हाउस जाना चाहता था, लेकिन यह याद करते हुए कि उसकी माँ ने कहा था कि वह उसे सुबह लेने आएगी, वह स्कूल के बाद गेस्ट हाउस नहीं गया। इसके बजाय वह स्कूल के गेट पर अपनी माँ यून जियाओक्सियाओ के आने का इंतजार करने लगा। भाई भाई, जैसे ही दा बाओ अपनी माँ के आने की आशा में स्कूल के प्रवेश द्वार के बाहर लोगों पर नजर रख रहा था, उसने अपने छोटे भाई की आवाज सुनी। आओ, क्षैतिज पट्टी पर बैठो। माँ, मैं पीछे बैठूंगा। दा बाओ और जियो बाओ ने स्थान बदल लिया और यू जियाओक्सियाओ दोनों भाइयों को घर की ओर ले गए। हमने घर बदल लिया है, आपको रास्ता याद रखना होगा। अगर मैं बहुत व्यस्त हूँ और स्कूल के बाद आपको लेने नहीं जा सकता, तो आप अकेले या आसपास के अपने सहपाठियों के साथ पैदल घर जा सकते हैं। घर बदल गए। क्या वे पहले गेस्ट हाउस में नहीं रहते थे? एक जगह किराए पर ली। हम यहाँ हैं, उतरते समय सावधान रहें। दोनों भाइयों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुए, यह देखकर कि आंगन थोड़ा उबड़-खाबड़ था, लेकिन इसकी विशालता के बारे में सोचते हुए, यह अभी भी अच्छा लग रहा था। पिताजी, पिताजी। झाओ तियानलेई खाना पकाने के लिए आग जला रहा था जब उसने अपने बेटों के वापस आने की आवाज सुनी। उसने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला, जाओ अपना कमरा देखो। उनका कमरा। इस तरह, साइकिल पार्क करने के बाद, युन जियाओक्सियाओ दोनों भाइयों को उनके कमरे में ले गया। क्या आपको यह पसंद है? वहां एक अलमारी, बिस्तर, एक मेज थी, उनके पिछले घर की तुलना में थोड़ा जर्जर होने के अलावा और कुछ भी नहीं बदला था। हाँ, मुझे यह सचमुच पसंद है। माँ, इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी, है ना? हालांकि पिताजी ने पिछले साल काफी पैसा कमाया था, अब पूरा परिवार पढ़ रहा था, उन्हें बचत की जरूरत थी। माँ, आज दोपहर के भोजन में यही बचा था। बचा खुचा। दोपहर के भोजन में एक भोजन की लागत कितनी है और भोजन कैसा है? शायद उसे दोपहर के भोजन के समय स्कूल जाकर देखना चाहिए कि खाना कैसा है। यदि भोजन संतोषजनक नहीं है, तो वे खाने के लिए घर वापस आ सकते हैं। यह उसके लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा। चावल 10 सेंट, सब्जियां 20 सेंट, कुल मिलाकर 30 सेंट। उस रकम के बारे में सोच रहा हूँ। घर पर एक अंडे की कीमत केवल 5 सेंट है और उसके दोपहर के भोजन की कीमत 6 अंडे जितनी है। इसका स्वाद कैसा है? क्या उसे कुछ खास पकाना चाहिए? कोई बात नहीं। सप्ताह में 6 दिन, हाँ, अब वे सप्ताह में 6 दिन स्कूल जाते हैं। फिर मैं तुम्हें 1 युआन दूंगा, वह तुम्हारा साप्ताहिक भत्ता होगा। ठीक है। दा बाओ उस तरह का बच्चा नहीं था जो पैसे बर्बाद करता हो। हालांकि युन शियाओक्सियाओ ने काफी चीजें खरीदी थी, फिर भी कई चीजों की जरूरत थी, जिन्हें धीरे धीरे खरीदना होगा। अभी भी गर्मी थी, इसलिए 4 लोगों का परिवार एक ही बिस्तर पर एक साथ सो रहा था। लेकिन यह एक बिस्तर था और काफी चौड़ा था, 4 लोगों के परिवार के लिए बहुत तंग नहीं था। झाओ तियानलेई सुबह सुबह किराने का सामान खरीदने गए थे और उनके लिए नाश्ता भी वापस लाए थे। नाश्ते के बाद झाओ तियानलेई भी उन तीनों के साथ साइकिल पर सवार हुए। दा बाओ सामने क्षैतिज पट्टी पर बैठे थे और युन शियाओक्सियाओ पीछे जियो बाओ को पकड़े हुए थे। साइकिल से उतरने के बाद दा बाओ ने अलविदा कहा और अपने बैकपैक के साथ स्कूल में प्रवेश किया। जियो बाओ ने भी ऐसा ही किया। लेकिन इस बार युन जियाओक्सियाओ भी साइकिल से उतर गया। तुम स्कूल जाओ। मैं शिक्षक से जियो बाओ की स्थिति के बारे में पूछूंगा।
वो ठीक है। झाओ तियानलेई को नहीं पता था कि उसे स्कूल जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन वह आज इसकी जांच करना चाहता था। झाओ तियानलेई को विदा करने के बाद युन जियाक्सियाओ उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए जियो बाओ के शिक्षक को खोजने गया। शिक्षक, आप आमतौर पर दोपहर के भोजन के लिए क्या खाते हैं? मैं बस पूछ रहा हूँ। एक माँ की अपने बच्चे के लिए चिंता सबसे बढ़कर होती है, यह उसका स्कूल में पहली बार है, और मैं, एक माँ के रूप में, अभी भी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ कि क्या वह अपनी माँ की तलाश में रोएगा, या क्या अन्य बच्चों के साथ उसका कोई छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। संवेदनशील जियाओक्सियाओ ने तुरंत शिक्षक के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो बाओ इतना लोकप्रिय था, उसकी माँ बहुत खूबसूरत इंसान थी। उसने कल स्कूल में जियो बाओ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लगातार बात की, और जियो जियो को इसके बारे में सब कुछ बताया। जियाओक्सियाओ ने उल्लेख किया कि बच्चे का उच्चारण कुछ था, लेकिन वह धीरे धीरे उसे इसे ठीक करने में मदद कर रही थी। शिक्षक भी मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया। जियो बाओ की माँ, हम निश्चित रूप से ध्यान देंगे, धन्यवाद शिक्षक। किंडरगार्टन छोड़ने के बाद जियाक्सियाओ किताबें लेने के लिए सीधे स्कूल और फिर पुस्तकालय की ओर चला गया। उसकी क्लास सुबह 8 बजे शुरू होती थी। जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, चूंकि उनका प्रमुख नया था और उसमें कम छात्र थे, सभी शिक्षक प्रोफेसर थे। पहला पाठ यह बताने के बारे में था कि कंप्यूटर क्या है। आखिरकार बहुत से लोग पहले कभी किसी के संपर्क में नहीं आए थे। जब यहाँ कक्षाएं चल रही थी, झाओ फैमिली विलेज टीम के डाकिया को पता था कि पूरे शहर के कई सदस्य शरद ऋतु की फसल में व्यस्त थे। डाकिये ने पत्र और पैकेज पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। झाओ फैमिली विलेज के टीम लीडर, आपके पास टेलीग्राम है? किसी ने तुरंत कैप्टन झाओ को बुलाया। लगभग 10 दिनों से फसल कटाई में व्यस्त थी, और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं हूं, यह आपका टेलीग्राम है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। टेलीग्राम प्राप्त करने के बाद कैप्टन झाओ ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर किए। डाकिया को विदा करने के बाद कैप्टन झाओ ने इसे पढ़ने के लिए टेलीग्राम खोला। ये केवल कुछ छोटे शब्द थे। राजधानी शहर पहुंचे, 4 ने स्कूल में दाखिला लिया है। दा बाओ और जियो बाओ पढ़ रहे थे। चूंकि दोनों बच्चे स्थानीय नहीं थे, इसलिए वह चिंतित थे। उन्हें डर था कि वे स्कूल नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे स्कूल जा पाएंगे। यह अच्छी खबर थी। वे पहले ही राजधानी शहर में आ चुके थे। यह जल्दी था। अंकल, क्या तीसरा भाई राजधानी शहर में आ गया है? झाओ तियानहे ने कैप्टन झाओ को देखते ही चिल्लाया। उसने पहले चाचा से एक टेलीग्राम के बारे में सुना था, जो तीसरे भाई द्वारा भेजा गया होगा। आखिरकार बाकी लोग इस समय फसल काटने में व्यस्त थे। लेकिन झाओ तियानहे का सवाल सुनकर काम करने वाले कई लोगों ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। हाँ, वे राजधानी शहर में आ चुके हैं और पंजीकरण भी करा चुके हैं। उनके भतीजे के इरादे साफ थे। सचमुच, वह स्वयं बहुत प्रसन्न था। दा बाओ और अन्य लोगों को राजधानी शहर में अध्ययन के लिए भेजना एक अच्छा कदम था, क्योंकि वहां सब कुछ उनके पुराने घर से बेहतर था। समय के साथ उनके पोते पोतियां सभी राजधानी शहर के लोग होंगे। दोपहर के भोजन के दौरान श्रीमती झाओ ने टीम लीडर से एक अन्य मामले के बारे में पूछा। क्या दा बाओ और जियो बाओ अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, वे अभी पढ़ रहे हैं। सच में पढ़ाई इतनी जल्दी? श्रीमती झाओ को लगा कि समय इतनी जल्दी बीत गया। Initially, when educated youth Yoon went down to the countryside, her youngest son took a liking to him, and then the other side was willing to marry her son. श्रीमती झाओ अपने बेटे के प्रति अधिक उदार थी, जिसे खेत का काम पसंद नहीं था और वह हमेशा बाहर भागता रहता था। यह अच्छा है। क्या आप पहले चिंतित नहीं थे कि दा बाओ और जियो बाओ पंजीकरण नहीं करा सके क्योंकि वे स्थानीय नहीं थे? चूंकि वे मूल निवासी नहीं थे, उसे डर था कि वे स्कूल नहीं जा सकेंगे। अब जब उनके दोनों पोते पढ़ सकते थे, तो यह वास्तव में जश्न का कारण था। मैं बस तीसरे भाई के परिवार के बाहर होने के बड़े खर्चों के बारे में सोच रहा था। बाहर रहना घर पर रहने जैसा नहीं था। बाहर बहुत सी चीजों में पैसे खर्च होते हैं, यहाँ तक एक हरा प्याज खरीदने में भी पैसे खर्च होते हैं। खर्चे वास्तव में महत्वपूर्ण थे। थर्ड ब्रदर को पिछले साल बाहर रहे 2 महीनों के दौरान अच्छी रकम अर्जित करनी चाहिए थी। 2 वयस्क स्कूल में रह सकते थे, लेकिन 2 छोटे बच्चे नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें एक अपार्टमेंट किराए पर लेना पड़ा। अभी स्कूल वर्ष शुरू होने पर हर महीने काफी खर्चे होते थे। तीसरे भाई के रहते हुए आपको अब भी चिंता है कि वह आपके पोते पोतियों को भूखा मार सकता है। यह सच था कि थर्ड ब्रदर और उसकी पत्नी अपने पोते पोतियों को भूखा नहीं मरने देंगे, लेकिन वे चले गए थे और सर्दियों की छुट्टियों तक वापस नहीं लौटेंगे। मध्य शरद उत्सव जल्द ही आ रहा है।
मुझे याद है कि पिछले साल मध्य शरद उत्सव के कई दिन बीत चुके थे जब लाओसन की पत्नी अभी भी हमारे घर में एक बड़ा मूनकेक लेकर आई थी। उस समय हम अभी तक अलग अलग घरों में अलग नहीं हुए थे। अगर तुम्हें उनकी याद आती है तो कुछ मिठाइयाँ खाओ। कैप्टन झाओ को पता था कि लाओसन की पत्नी ने अपने पति को खूब सारी मिठाइयाँ दी थी। श्रीमती झाओ ने दोबारा बात नहीं की। अन्यत्र तीसरा भाई और उसका परिवार राजधानी शहर में आ गया था। मैंने मूल रूप से शरद ऋतु की फसल के बाद शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तीसरा भाई मेरी शादी की कैंडी का स्वाद नहीं ले पाएगा। काओ डाली तेजी से आगे बढ़ी। झाओ त्यानहे के शुरू होने से पहले ही उन्होंने मंगनी की तारीखों पर जाना शुरू कर दिया था। जब श्रीमती काओ को पता चला कि ली क्विहुआ ने शहर के एक कर्मचारी से शादी कर ली है और उसने एक बेटे को जन्म दिया है, तो उसने जल्दबाजी में मैचमेकर से ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने के लिए कहा। वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। इस बार उसे एक जोड़ा मिल गया था और वो शरद ऋतु की फसल के बाद शादी करने का इंतजार कर रहा था। हम तीसरे भाई के शीतकालीन अवकाश के दौरान वापस आने का इंतजार कर सकते हैं। झाओ त्यानहे का स्वर बदल गया। डाली, शादी के बाद क्या आप परिवार से अलग होने जा रही हैं? हम अलग हो जाएंगे। मेरी दुल्हन पक्ष ने शादी के बाद अलग होने का जिक्र किया और मेरे माता पिता सहमत हो गए, काऊ डाली ने उदासीनता से कहा। तीसरा भाई राजधानी शहर में विश्वविद्यालय गया और पहले उसे इसकी आदत नहीं थी। और आपकी मंगनी कैसे हुई? उन्होंने पहले इस पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब यह विषय फिर से उठाया गया है। जो मेरे पास पहले था वो गिर गया। आर पार गिर गया। काओ डाली और फैंग चायांग ने बातचीत जारी नहीं रखी। झाओ त्यानहे ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं शरद ऋतु की फसल के बाद थर्ड ब्रदर को पत्र लिखकर वहां की स्थिति के बारे में पूछने के बारे में सोच रहा हूं कि क्या हमें फसल के बाद कुछ और पैसे कमाने का अवसर लेना चाहिए। इस शरद ऋतु की फसल में कोई भी कटाई नहीं कर रहा था। फसल का भंडारण करने के बाद वे अनाज को बांट सकते थे। इसके अलावा इस वर्ष की फसल अत्यधिक प्रचुर थी। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। काओ डाली जाना चाहता था, लेकिन उसकी शादी हो रही थी। एक बार जब वह परिवार से अलग हो गया तो उसे एक घर बनाने की आवश्यकता होगी। उसे यकीन नहीं था कि उसे जाने का मौका मिलेगा या नहीं। काओ डाली और झाओ त्यानहे की नजर फैंग चायांग पर पड़ी, जो जानते थे कि उनका क्या मतलब है। मैं शायद नहीं जा सकता। पिछले साल मेरी भाभी ने मेरी बहन की देखभाल करने में मेरी मदद की थी, लेकिन इस साल तीसरा भाई और भाभी दोनों कैपिटल सिटी गए थे। घर वापस दादी फैंग बूढ़ी हो रही थी, उनकी बहन का लगभग अपहरण हो चुका था और वे छोटे अंकल फैंग के उनके घर पर नजर रखने से सावधान थे। काओ डाली और झाओ त्यानहे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। अपने दो पोते पोतियों और सबसे बड़े अंकल फैंग और छोटे अंकल फैंग के कारण दादी फैंग के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। कोई जल्दी नहीं है। तीसरा भाई कई वर्षों के लिए राजधानी शहर में अध्ययन करने जा रहा है। हम सभी को राजधानी शहर जाने का मौका मिलेगा। राजधानी शहर में यू जियाओक्सियाओ ने बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई को अनुकूलित कर लिया। अपने प्रमुख पाठ्यक्रम शुरू करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी कक्षाओं में भी भाग लेना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ पाठों के बाद उसे लगा कि उसकी अंग्रेजी काफी अच्छी है। शिक्षक, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मैं आपकी अंग्रेजी दक्षता परीक्षा में भाग ले सकता हूं? अंग्रेजी के इस प्रमुख विषय में बहुत कम छात्र थे, कुछ के पास पृष्ठभूमि थी, जबकि अन्य अभी भी चीजों पर पकड़ बना रहे थे। लेकिन अचानक किसी ने उनसे कहा कि वे अंग्रेजी दक्षता परीक्षा देना चाहते हैं। वह केवल 2 दिन की कक्षाओं में गई थी। मैं अंग्रेजी प्रसारण सुनता था। इसके बाद युन जियाओक्सियाओ ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपना और अपने शौक का परिचय दिया। अंग्रेजी शिक्षक ने उसकी ओर देखा। अंग्रेजी वास्तव में बहुत अच्छी थी, बहुत मानक थी। अपने ढेर सारे अनुवाद कार्यों के बारे में सोचते हुए, यह राहत की बात थी कि आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो मदद कर सकता था। आप परीक्षा दे सकते हैं। मैं आपको आवेदन करने में मदद करूंगा। छात्र युन, क्या आप कुछ खर्च करके पैसा कमाना चाहेंगे? मैं करूंगा। यह अंग्रेजी शिक्षक विदेश से लौटा था। इस छुट्टी में युन जियाओक्सियाओ व्यस्त होने लगी। दा बाओ और जियो बाओ दोनों जानते थे कि उनकी मां काम कर रही है, और वे उसे परेशान करने के लिए यू जियाओक्सियाओ के कमरे में नहीं गए। झाओ तियानलेई ने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर कुछ साधारण मरम्मत कार्य शुरू किया। उन्होंने कुछ मदद ली, जिससे युन जियाओक्सियाओ को बिना किसी रुकावट के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। इस अनुवाद कार्य में प्रति 1000 अक्षरों पर 10 युआन का भुगतान किया जाता था, जिसे एक उच्च वेतन माना जाता था। यदि अनुवाद शीघ्रता से किया जाता, तो प्रतिदिन 5000 अक्षरों तक पहुंचना कोई समस्या नहीं थी।
किसी को न केवल यह जानना आवश्यक था कि अनुवाद कैसे किया जाए, बल्कि संदर्भ को सटीक रूप से व्यक्त करना भी आवश्यक था, अन्यथा अनुवाद विकृत हो सकता है। यह देखकर कि अपनी पत्नी के पास काम था, झाओ त्यानले अभी भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन अभी के लिए कोई जल्दी नहीं थी। एक बार जब घर का नवीनीकरण हो गया और शर्तें पूरी हो गईं, तो उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। वे परिवार के लिए केवल 2 कमरों में ही समा सकते थे। साथ ही 2 मुख्य कमरे। उन्हें बाथरूम और शौचालय बनाने के लिए बगल के स्टोर रूम को भी साफ करने की जरूरत थी। अन्यथा शौचालय के लिए बाहर जाना बहुत असुविधाजनक था। उन्हें बहता पानी स्थापित करने की भी आवश्यकता थी। दा बाओ और जियो बाओ के पास भी होमवर्क था। दा बाओ ने पहले ही वर्णमाला सीखना शुरू कर दिया था। जहां तक जियो बाओ की बात है, उनके शिक्षक उन्हें कक्षा में नर्सरी कविताएं पढ़ाते थे, और एक बार जब वो उन्हें सीख लेते थे तो वे उन्हें यूं जियाओक्सियाओ और अन्य लोगों के लिए गाते थे। यह तो कहना ही पड़ेगा कि दोनों भाइयों ने चीजें बहुत जल्दी सीख ली। जियो बाओ स्कूल में भी नहीं रोया। बेशक कक्षा में अभी भी ऐसे बच्चे थे जो अपनी माँ या दादी के लिए चिल्लाते हुए रोते थे। भाई शितो, मैं अपने माता पिता के लिए राजधानी शहर से कुछ स्थानीय विशिष्टताएं भेजने के लिए डाकघर जा रहा हूँ। सड़क पर सावधान रहें। यूं जियाओक्सियाओ अकेले कपड़े का थैला लेकर घर से निकली। वह फिर भी डिपार्टमेंटल स्टोर में गई, यहां तक सहकारी समिति के आसपास भी घूमी, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमी और विभिन्न वस्तुओं से भरे बैग के साथ डाकघर पहुंची। कॉमरेड, मैं ये चीजें मेल से भेजना चाहता हूँ। डाकघर के कर्मचारियों ने हर चीज का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, फिर पैकेजिंग शुरू की और यहां तक यून जियाओक्सियाओ से डाक का पता और प्राप्तकर्ता का नाम लिखने के लिए भी कहा। डाकघर से वापस आते हुए यून शियाओक्सियाओ अभी भी काफी सारा खाना लेकर आया। मास्टर्स, आओ थोड़ा सोडा ले लो। 2 लोग काम कर रहे थे, एक मास्टर और उसका प्रशिक्षु, जो बड़ीगिरी में कुशल थे। उस दोपहर देर से यून जियाक्सियाओ दोनों बच्चों को टहलने के लिए बाहर ले गया और डू रुओ के पास गया। सिस्टर यून, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। डू रुओ किसी को ढूंढने के लिए सुबह सुबह तसिंग विश्वविद्यालय गए थे, लेकिन उन्हें न पाकर वह अपनी रूममेट के साथ सामान खरीदने और आस पड़ोस में घूमने चली गई। हाय सिस्टर डू। हाय सिस्टर डू। यून शियाओक्सियाओ को देखकर डू रुओ की रूममेट की नजर उस पर पड़ी और उसकी नजर दोनों बच्चों पर पड़ी। एक छात्र दूसरी महिला कॉमरेड को बहन कह रहा था, और उस महिला कॉमरेड के बच्चे उस छात्रा को बहन कह रहे थे। यह वरिष्ठता में कुछ गड़बड़ लग रहा था। सिस्टर यून, आपने कहाँ मकान किराए पर लिया है? डू रुओ को पता था कि यून शियाओक्सियाओ का परिवार कैपिटल सिटी में था, इसलिए वे संभवतः छात्रावास में नहीं रह सकते थे। सिस्टर यू, क्या दा बाओ और जियो बाओ ने अभी तक पंजीकरण कराया है? उसकी रूममेट तियानली वास्तव में उसे याद दिलाना चाहती थी, आप एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उससे इन सभी का उत्तर देने की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? उन्होंने पंजीकरण करा लिया है। दा बाओ ने स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और जियो बाओ के लिए यह और भी आसान था। उन दोनों ने स्कूल के लिए पंजीकरण कराया। उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया है। यून जियाओक्सियाओ ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने पंजीकरण करा लिया है, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। हमने कोई जगह किराए पर नहीं ली, हमने एक छोटा पुराना घर खरीदा जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त था। रहने के लिए घर खरीदा। उसकी लागत कितनी थी? यहाँ तक एक छोटी सी पुरानी जगह की कीमत भी हजारों या उससे भी अधिक होगी। ऐसा लगता है कि उसके रूममेट के इस दोस्त के पास कुछ पैसे होंगे। लेकिन आप वहाँ कैसे रहते हैं? मैंने सुना है कि राजधानी शहर में सर्दियाँ बहुत ठंडी होती हैं। हम एक कान गर्म कर सकते हैं, और हम एक इलेक्ट्रिक हीटिंग कंबल भी खरीद सकते हैं।